गुड मॉर्निंग। डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस में गति को पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में जो है वो हमने गति के की फैक्टर्स की चर्चा की थी और हम ये कह रहे थे कि गति को पढ़ने के लिए टोटल 8 की फैक्टर आपको चाहिए। उसमें से पहला हमारे पास था दूरी, दूसरा था विस्थापन, तीसरा था चाल, और मैं इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके दो पार्ट का भी दूंगा। एक होता है औसत चाल और एक होता है तात्क्षणिक चाल। फिर था अपने पास वेग, इसमें भी दो पार्ट हैं, इसका औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। और इसमें लास्ट जो पार्ट था वो था त्वरण। हालांकि इसके भी दो पार्ट हैं, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण, लेकिन इस लेवल पर हम सिर्फ त्वरण को ही पढ़ेंगे। तात्क्षणिक वाला जो है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, लेकिन इसमें थ्योरी में 2-4 पॉइंट बनते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इनमें से दूरी और विस्थापन को हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। आज की क्लास में हमारा जो टारगेट रहेगा वो चाल और वेग का रहेगा। हम चाल और वेग को समझेंगे और उसके बाद में जो है वो कैरी हम आगे की क्लासों को करते जाएंगे। तो आज पहला टॉपिक अपन लगाते हैं चाल से कि चाल क्या होती है। तो पहला टॉपिक हो गया अपना चाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। वैसे तो आपको इसके बारे में अलग अलग आपके किताबों में अलग अलग तरीके का डेफिनेशन इसमें मिल सकता है, लेकिन इसका सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उसको उस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। देखिए क्या है इसमें, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय जो उसको लगा है के अनुपात को चाल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे अपन बात कर चुके हैं कि चाल जो है वो दो टाइप की होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से ही पढ़ेंगे। सिर्फ हमारे यहाँ कैलकुलेशन के तौर पे एक ही पार्ट है, लेकिन हम जो है वो दोनों पार्ट को पढ़ेंगे। पहले अपन दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एक उदाहरण से इसको समझते हैं। चाल जो है वो दो तरीके की हो सकती है मैथमेटिकल हिसाब से, एक तो औसत चाल और एक तात्क्षणिक चाल। पहले औसत चाल की डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होती है। किसी निश्चित समयांतराल में वस्तु की चाल के मान को औसत चाल कहते हैं। यहाँ पे आपको जिस वर्ड पे ध्यान देना है वो है निश्चित समयांतराल। और जो तात्क्षणिक चाल है उसकी डेफिनेशन जो है वो ये होगी, किसी निश्चित समय पर वस्तु की चाल के मान को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। अब देखिए भाई,
यहाँ पे कहानी ये है कि मैं आपको ये एकदम क्लियर बता दूं पहले ही कि इसकी चाल की जो डेफिनेशन है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हमसे कौन सी चाल पूछी जाती है, औसत चाल पूछी जाती है। तात्क्षणिक चाल का मैथमेटिकल पोर्शन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें अवकलन की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके थ्योरी से रिलेटेड एक आध पॉइंट है जिसके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ाना जरूरी था। तो देखिए पहली बात तो ये कि चाल क्या चीज होती है। वस्तु के द्वारा कुल तय की गई दूरी तथा कुल जो समय उसको लगा है, उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। यही इसका जो डेफिनेशन है यही औसत चाल में शामिल है और यही तात्क्षणिक चाल में शामिल है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है ये वाला, एक को तो निश्चित समयांतराल में कैलकुलेट किया जाता है और एक को निश्चित समय पर कैलकुलेट किया जाता है। तो दोनों को अलग अलग समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस स्थान पर खड़ा है और उदाहरण के तौर पर हम ये ले लेते हैं कि ये सीकर है और उसको सीकर से 30 किलोमीटर दूर किसी जगह पर ट्रेवल करना, ठीक। तो देखिए यहां से ये व्यक्ति चलता है अपने किसी भी साधन से, बाइक से चलता है मान लीजिए, और ये 1 घंटे में यहाँ से 9 बजे ये अपनी जर्नी को शुरू करता है, अपनी यात्रा को सुबह 9 बजे शुरू करता है और ये 10 बजे पहुंच जाता है। हमसे कोई पूछे कि इसकी चाल क्या है तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे चाल शब्द निकाला। मैं दोनों का अंतर समझाने के लिए पहले चाल को कैलकुलेट कर रहा हूँ। चाल बेसिकली आप कहते हैं कि जो परिभाषा उसके हिसाब से दूरी और समय का अनुपात होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय चाल का सूत्र होगी, ठीक है भाई। अब आप कहेंगे कि फिलहाल के एग्जाम्पल में हमारी जो दूरी है वो 30 किलोमीटर और ये 9 बजे शुरू कर रहा था तो इसको 10 बजे पहुंच गया, इसका मतलब इसको 1 घंटा लगा है। तो इसकी जो चाल होगी वो हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान से देखिए ये जो चाल आपने कैलकुलेट की है वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो 1 घंटे का समयांतराल है, समय का जो अंतराल है उसमें आपने कैलकुलेट किया है, 1 घंटे का समयांतराल में आपने चाल के मान को कैलकुलेट किया, ठीक है। अब तो दूसरा है वो क्या है, वो ये है कि आपसे कोई ये कहे कि 9 बजे जब चला था तो ठीक 9:15 पर इसकी चाल ज्ञात करो। तो मान लीजिए ठीक 9:15 पर वो यहाँ था, इस जगह 9:15 पे था वो। इस समय इसकी चाल क्या है, यदि ये पूछा जाए तो ये क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें दोनों का अंतर याद रखना। यदि निश्चित समय अंतराल में आपको भी बात की जाए तो जो चाल होती है वो औसत चाल होती है और एक निश्चित क्षण पर ठीक 9 बजे, ठीक 5वें सेकंड पर, ठीक 10वें सेकंड पर, ठीक 1 घंटे बाद, ठीक 9:20 पर, इस तरह का यदि कोई कॉन्सेप्ट है, फिक्स समय पर यदि एक निश्चित समय पर यदि आपसे चाल का मान पूछा जाए तो वो कहलाता है तात्क्षणिक चाल। समझ में आई इतनी बात। और औसत चाल जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है उसका बेसिक सूत्र ये हो गया कि वो क्या है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, ये हमारा सूत्र हो गया। तो आगे के लिए यही हमारा सूत्र है, इसी को अपन रेफरेंस के तौर पे चलेंगे, क्योंकि तात्क्षणिक चाल से रिलेटेड तो क्वेश्चन अपने से पुट नहीं किया जाता। तो फिर तात्क्षणिक चाल हमने पढ़ा क्यों है, तात्क्षणिक चाल हमने एक क्वेश्चन के लिए पढ़ा, वो क्या है, वो ये नोट लगा के उसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, वाहनों का जो स्पीडोमीटर, तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करता है। ये कहानी है। देखो मोटरसाइकिल या गाड़ियों में जो स्पीड का मीटर लगा रहता है, यानी उस गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो हर एक क्षण बदलता रहता है। जैसे गाड़ी धीरे हुई कम हो जाता है, जैसे गाड़ी को तेज किया तेज हो जाता है। तो वास्तव में वो हर एक समय पर चाल के मान को कैलकुलेट कर रहा होता है। तो वाहनों का जो स्पीडोमीटर है वो किसको कैलकुलेट करता है, तात्क्षणिक चाल के मान को कैलकुलेट करता है। वो औसत चाल के मान को कैलकुलेट नहीं करता, किसके मान को कैलकुलेट करता है, तात्क्षणिक चाल के मान को कैलकुलेट करता है। और औसत के लिए हमारे पास सीधा सीधा हो गया कि औसत चाल हमारे पास क्या हो गई,
कुल दूरी बटा कुल समय, ये हमारे पास हो गई औसत चाल का सूत्र। क्लियर है यहाँ कहानी? तो हमने पास जो है वो चाल की डेफिनेशन हो गई। चाल के दो प्रकार होते हैं, निश्चित समय अंतराल में यदि चाल पूछा जाता है तो औसत चाल होता है, और इसका सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है कुल दूरी बटा कुल समय। हालांकि यही जो है वो तात्विक चाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में लगता है, लेकिन उसको सोल्व करने का तरीका अलग है, उसको हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, लेकिन सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वास्तव में वो तात्विक चाल होती क्या है। और वाहनों का स्पीडोमीटर जो है वो तात्विक चाल के मान को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमारे पास एक सूत्र आया, किसका? औसत चाल का। तो जहां तक ज्यादातर केस है वो हमसे जब भी चाल की बात करेगा, यदि सिंपल भी चाल शब्द लिखा हुआ है आपके पेपर में, तो उसका बेसिक मतलब यही होता है कि वो किसकी बात कर रहा है? औसत चाल की बात कर रहा है। ठीक है, और औसत चाल कैलकुलेट कैसे होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऊपर हमने देखा था कि हमें दूरी दे रखी थी 30 किलोमीटर, हमें समय दे रखा था 1 घंटे, तो हमने इसकी जो चाल है वो कैलकुलेट कर ली कुल दूरी बटा कुल समय के हिसाब से। तो हमने 30 किलोमीटर में 1 घंटे का भाग दिया, तो इसकी जो चाल आई वो कितनी आई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल की बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अब औसत चाल से रिलेटेड जो जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े ही थोड़े से ट्रिकी होते हैं। मैं आपको दो अलग अलग क्वेश्चन का यहाँ एग्जांपल देके चलता हूँ। दोनों ही क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, और उसमें क्वेश्चन में एक ऐसा शब्द दिया हुआ होता है, उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, चलिए पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 1। औसत चाल को कैलकुलेट करने में कुछ खास कॉन्सेप्ट हैं, उसी कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ उठाते हैं। कॉन्सेप्ट है, यदि कोई वस्तु अपनी निर्धारित दूरी का आधा भाग v1 वेग से तथा शेष आधा भाग v2, सॉरी यहाँ पे मैंने वेग लिख दिया, इसको चाल करेंगे, v1 चाल से तथा शेष आधा भाग v2 चाल से तय करता है। वस्तु की औसत चाल क्या है? अभी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ क्यों अलग से उठाया है, वो इसलिए उठाया है कि देखो क्वेश्चन की भाषा में आपको सिंपल सा नहीं दे रखा, दूरी नहीं दे रखी, समय नहीं दे रखा है ना, उससे उठाकर बनेगा औसत चाल का, लेकिन उसको अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है, तो पहले ढंग से समझ लो। यहाँ पे जो कंफ्यूज करने वाली बात है वो ये, औसत शब्द देखते ही हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत ही कॉमनली हमें सूत्र याद रहता है, औसत जब भी आए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इस हिसाब से हम यहाँ करें तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दे तो v1 प्लस v2 बटा 2, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, मैं अभी इसका एक एग्जांपल और लूंगा, अभी तो मैं सूत्र समझा रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल लेके और बताऊंगा। बेसिकली क्या है, वो ये कह रहा है कि उसको कुल जितनी दूरी तय करनी थी उसका आधा भाग तो उसने v1 वेग चाल से तय किया है, बचा हुआ आधा भाग जो है उसने v2 चाल से तय किया है ना, और पूछ रहा औसत चाल कितना है। तो औसत शब्द देखते ही हमारे दिमाग में मैथ्स का सूत्र घूम जाता है, और वो ये होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या की, v1 प्लस v2 बटा 2 करते ही ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें इसमें? इसमें अपने को बेसिक चीज लगानी पड़ेगी, जो कि औसत चाल का सूत्र जो हमने पढ़ा है, कौन सा वाला? ये वाला, यही सूत्र लगा के अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, दूरी नहीं है तो निकालो, समय नहीं है तो निकालो। चलिए देखिए कैसे। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से वस्तु को चलना है और यहाँ तक जाना है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक इसको जाना है। अब वो कह रहा है कि इसको आधे भाग में, मतलब यहाँ से पार्ट लेते हैं कि ये इसका आधा भाग है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो किस चाल से चला है? v1 चाल से, और फिर यहाँ से लेकर लास्ट पॉइंट तक किस चाल से चला है? v2 चाल से। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधा भाग v1 चाल से चला है और आधा भाग v2 चाल से चला है ना। अब देखो हमारे पास दूरी तो नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं
है ना। मैं इस दूरी को सुविधा के लिए 2x मान लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं इसको आधा आधा करूं तो ये दूरी x हो गई और ये दूरी x हो गई। समझ में आई इतनी बात? मैं इसको x भी लिख सकता हूं, तब मुझे आधा आधा करने के लिए x/2 प्लस x/2 और x/2 लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कैलकुलेशन से बचने के लिए अपनी सुविधा के लिए कुल दूरी को 2x मान लिया, ताकि मैं उसका आधा आधा करूं तो x और x हो जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो क्वेश्चन का डायग्राम समझो। इसको I से लेकर F तक की दूरी तय करनी थी और आधा भाग यानी इस पॉइंट तक इसको x नाम दे देते अपन। I से लेकर x तक तो ये चलता है v1 साल से और x से लेकर f तक चलता है ये v2 साल से। तो आधी दूरी है तो शुरुआत की दूरी को अपन x मान लिया और बची हुई दूरी भी उसी के बराबर होगी तो x, तो कुल दूरी हमारे पास होगी 2x। क्लियर इतनी बात? ध्यान से समझते जाना। औसत चाल का क्या सूत्र है? क्या सूत्र है अपने पास औसत चाल का? हम तो उस सूत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। जब भी आए औसत चाल, काइनेमेटिक्स में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या मत लगा देना। जब भी औसत शब्द से आए तो आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगाते ही गलत हो जाएगा। हमें इसका बेसिक सूत्र से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने औसत चाल निकाला, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल का हमने लिखा था कि कुल दूरी बटा कुल समय। ऐसा सूत्र हमने औसत चाल के बारे में पढ़ा है या चाल के बारे में पढ़ा है ना। दार्शनिक चाल का तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं, उसका कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। तो जो चाल या औसत चाल के बारे में जो अपन ने सूत्र पढ़ा वो क्या हो गया? वो हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। डायग्राम से जो है वो उठाओ, तो डायग्राम से उठाया तो साफ साफ दिख रहा है कुल दूरी कितनी है 2x और कुल समय कितना है नहीं दिया हुआ, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी देखो। I से लेकर F तक इसको कुछ समय लगा होगा, उस समय को हम नाम दे देते कि I से लेकर F तक को इसको T1 समय लगा है, यानी इस वाले पार्ट को T1 समय में ट्रेवल किया है इसने और इस वाले पार्ट को इसने T2 समय में ट्रेवल किया है। मान लेते हैं एक बार के लिए। तो कुल समय कितना हो जाएगा भाई? कुल समय इसके हिसाब से लिखा तो T1 प्लस T2 हो जाएगा कुल समय। अब आगे कैसे सोल्व करें? तो ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। देखो चाल का बेसिक सूत्र क्या था? चाल बराबर दूरी बटा समय। इस हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं? समय बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? समय बराबर आ जाएगा दूरी बटा चाल आ जाएगा, है ना। समझ में आ रही इतनी बात? तो चाल का बेसिक सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या आ गया? दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देखो इसको अपन चेंज कर लेते हैं। कुल दूरी ऊपर तो वैसा का वैसा ही। T1 जो समय आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? T1 समय पहले आधे पार्ट को ट्रेवल करने में, यानी यहाँ से यहाँ तक को ट्रेवल करने में है। तो यहाँ से यहाँ तक को ट्रेवल करने में इसने कितनी दूरी तय की है? x दूरी तय की है। कितने साल से तय की है? v1 साल से तय की है। तो ये समय कितना हो जाएगा? तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये बात समझ में आई? दूसरा आधा पार्ट इसने कैसे ट्रेवल किया? उसको T2 टाइम में ट्रेवल किया, तो उसमें दूरी कितनी है? x, और कितने चाल से ट्रेवल किया उसको? v2 चाल से चला है। तो पहला समय यानी जिसको हमने T1 नाम दिया था वो वास्तव में हो गया x बटा v1, और दूसरा समय जिसको हमने T2 नाम दिया है वो वास्तव में हो गया x बटा v2। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो भाई हो जाएगा सोल्व। ये तो देखो ऊपर से x को मना के नीचे से x को मना के कट जाएगा। अब नीचे क्या बचा? नीचे बचा 1 प्लस 1 बटा v1 प्लस 1 बटा v2। एलसीएम लेके सोल्व कर दो, सिंपल सा लॉजिक है। ऊपर 2 ही रह गया, नीचे एलसीएम कितना है? v1 और v2। तो यहाँ पे v1 प्लस v2 बनेगा और ये चला जाएगा ऊपर। तो देखो ये सूत्र अपने पास बन गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा औसत चाल का सूत्र है। समझ में आई इतनी बात? ध्यान रखना, अब ये सीधा सीधा उस कॉन्सेप्ट का आंसर बन गया। यदि कोई वस्तु अपनी निर्धारित दूरी का आधा भाग v1 से ट्रेवल करे, बचा हुआ आधा भाग v2 से ट्रेवल करे, ये तो मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। इसलिए दिखा दिया ताकि इसका जो बेसिक सूत्र है कुल दूरी बटा कुल समय, उसका आपको मतलब समझ में आए कि औसत शब्द का मतलब ये नहीं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी। औसत शब्द का मतलब है कुल दूरी में कुल समय का भाग देना। तो हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से जो हमने दिए रखा था उसका हमने डायग्राम बनाया, उसका कुल दूरी मानी, उसका समय माना, और उसके समय और दूरी से रिलेटेड जो भी चीज हम कैलकुलेट कर सकते थे वो हमने कैलकुलेट की और अपने सूत्र में रखी। तो हमारे पास फाइनल सूत्र क्या आया? 2v1 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसको आप चाहे डायरेक्ट सूत्र के रूप में याद रखो, जरूरी नहीं है कि आप इस कैलकुलेशन को याद रखो। ये कैलकुलेशन मैंने सीखने के लिए यहाँ पे समझाई है। आप इसको डायरेक्ट सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अब इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं ताकि सीधा सीधा सोल्व हो जाए। कोई व्यक्ति अपने कार्यालय v1 वेग से जाता है। v1
चाल से जाता है। v1 चाल से जाता है, परंतु कार्यालय बंद होने के कारण तुरंत ही, इस तुरंत ही शब्द का मतलब है वहां वो रुका, जैसे बंद देखा तुरंत वापस आ गया, तुरंत ही v2 चाल से वापस आ जाता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या है? ये प्रश्न है। अब ये देखो, जो ऊपर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना उसी का है। अब यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, v1 को अपन एक डाटा से उठा लेते हैं और v2 को भी अपन एक डाटा से चेंज कर देते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे किस चाल से गया था? वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गया था, और वापस किस चाल से आया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ गया। ठीक है, जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गया था, है ना, और आते वक्त कार्यालय से घर आएगा तो तेज तेज जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ गया। और पूछा क्या अपने को? औसत चाल। फिर बता दूं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यदि किसी ने कर दिया तो आंसर कितना आता? 40 प्लस 60 बटे 2, आंसर आता 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि संभव है कि आपको औसत शब्द देख के दिमाग में आ जाए कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दो, लेकिन ये गलत है। तो फिर सही क्या है? सही है, ध्यान से देखो, इसको डायग्राम बना के देखते हैं। यहां से यहां तक की दूरी x थी, मतलब ये उसका घर है और ये इसका कार्यालय है, ऑफिस, कोई दूरी। तो देखो, इसने कुल जाते वक्त कितनी दूरी तय की? x, और आते वक्त भी कितनी दूरी तय की? x। तो कुल दूरी का आधा भाग उसने किससे ट्रेवल किया है? कुल दूरी का आधा भाग उसने ट्रेवल किया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बची हुई कुल दूरी जो आते वक्त भी x ही है, उसको किससे ट्रेवल किया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज किया है। इस व्यक्ति ने अपनी निर्धारित दूरी का आधा भाग 40 की स्पीड से ट्रेवल किया है, और बचा हुआ आधा भाग 60 के चाल से जो है ये चला है। तो इसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसका तो अपने पास डायरेक्ट सूत्र है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निर्धारित दूरी का आधा भाग v1 से और बचा हुआ आधा भाग v2 से ट्रेवल करे तो उसकी औसत चाल क्या होती है? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कितना आया ये? इसकी वैल्यू को रख दो, 2 गुणा 40 गुणा 60 बट्टा 40 प्लस 60। तो ये नीचे 100 बनेगा, ऊपर वाले दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, और अपने पास ये जो बचेगा वो बचेगा 2 गुणा 4 गुणा 6। तो ये बनेगा 24 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल बनेगी, जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो इसके जैसा ही लगता है, देखने में इसके जैसा का जैसा लगता है, और इसीलिए जब हम इसका क्वेश्चन करके आते हैं तो हमसे ज्यादातर कंडीशन में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट सेकंड के नाम से इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यदि कोई व्यक्ति आधे समय v1 चाल से तथा शेष आधे समय v2 चाल से गति करे तो औसत चाल क्या होगी? ऊपर वाले में और इस वाले में अंतर क्या है? ऊपर वाले और इस वाले में अंतर है ये शब्द। ऊपर वाले में दिया हुआ था आधी दूरी v1 वेग से चलता है, बची हुई आधी दूरी v2 वेग से चलता है, और यहाँ कह रहा है कि उसको जितना कुल उसको समय लगना था उसकी यात्रा में, उस यात्रा का आधा समय तो वो v1 से चला है और आधा समय v2 चाल से चला है। ऊपर वाले में दूरी के टुकड़े किए हुए थे और नीचे वाले कॉन्सेप्ट में समय के टुकड़े किए। चलिए इसको भी बना के वैसे सोल्व करते हैं। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीखना इसलिए जरूरी है कि सूत्र तो हमें बेसिकली याद हो जाएगा, सीखना इसलिए जरूरी है
ताकि हमें कम से कम चीज को याद करना पड़े, हमें ध्यान में रहे कि ये कहाँ से क्या है और दोनों का अंतर भी समझ में आए। तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं। मान लीजिए उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है ना, और ये उसका इनिशियल पॉइंट है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। मान लेते हैं कि उसको कुल जो यात्रा करने में उसको समय लगना था वो 2t लगना था। अब यहाँ भी आप ये कहेंगे कि 2t क्यों माना, भाई मुझे इसका आधा आधा 2 पार्ट करना है तो सुविधा के लिए मैं t और t कर दूंगा, तो कुल को मैंने 2t मान लिया। मैं चाहूँ तो t भी मान सकता हूँ, लेकिन आधा आधा फिर मुझे t/2 करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि आधे समय बाद ये यहाँ पहुंचा, यानी इस दौरान उसको कितना समय लगा t, और बचे हुए में यहाँ से यहाँ तक उसको कितना समय लगेगा t, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है। इस दौरान वो कितने वेग से चला था, इस दौरान वो v1 वेग से चला था, और इस दौरान वो कितने वेग से चला है, कितने चाल से चला है, सॉरी v2 चाल से चला है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, सूत्र वही है अभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको औसत चाल निकालनी है, v एवरेज निकालना है, देखो मैं बताना भूल गया, औसत चाल के लिए मैं वी ए वी ये नोटेशन काम में ले रहा हूँ। ए वी का मतलब है एवरेज, कई बार जी लगा के भी लिख देते हैं एवरेज, है ना। तो आपको औसत चाल निकालना है। क्या सूत्र है इस औसत चाल का, इसका वही सूत्र है जो ऊपर लिखा हुआ था, कुल दूरी बट्टा कुल समय, इसका सूत्र हो गया। कुल दूरी कितनी है नहीं पता, कुल दूरी कितनी दी हुई नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, वैसे ही मान लेंगे जैसे ऊपर समय में माना था। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो होगी कि नहीं होगी, होगी ना, पहले वाले पार्ट में दूरी होगी, तो मान लेते हैं कि ये x1 दूरी है, और दूसरे वाले पार्ट में यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, मान लेते हैं ये x1 दूरी है और ये x2 दूरी है, बटा कुल समय कितना हो गया भाई इसके पास 2t। अब देखो वही चाल का बेसिक सूत्र रखो साइड में, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या आएगा भैया, चाल गुणा समय आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब देखो पहले वाली दूरी जिसको आपने x माना है, उस दौरान उसकी चाल कितनी थी v1, और उसको समय कितना लगा था t। तो यदि मुझे ये निकालनी है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो x1 जो है वो कितना आ जाएगा, x1 हो जाएगा, इस दौरान चाल तो उसकी थी v1 और समय उसको लगा था t, और जो x2 था इस दौरान चाल गुणा समय बट्टा 2t, यहाँ से t को मना के कट जाएगा और ये बनेगा v1 प्लस v2 बट्टा 2। अब ये ध्यान से देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या लग रहा है, ऊपर वाले में नहीं लग रहा था। समझ में आ रही बात। तो औसत सबसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। औसत चाल का मतलब है कि सूत्र फॉलो करो, कुल दूरी बट्टा कुल समय का सूत्र फॉलो करो, चाहे उसने क्वेश्चन कैसा भी दे रखा हो। समझ में आ रही बात, चाहे उसने क्वेश्चन कैसा भी दे रखा हो, हमें हमेशा यही सूत्र फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी क्लास में अभी तक की में 3 तरीके बता चुका हूँ औसत चाल ज्ञात करने की। पहला तो आपको दूरी दे रखी है और समय दे रखा हो, जैसे वो पहले वाले एग्जाम्पल में दे रखा था 30 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करनी थी, उसको 1 घंटा लगा था, सीधा सीधा निकाल लिया। फिर हमने एक क्वेश्चन उठाया कि यदि वो अपनी निर्धारित दूरी का आधा भाग v1 से ट्रेवल करे और आधा भाग v2 से ट्रेवल करे। फिर हमने जो तीसरा कॉन्सेप्ट रखा कि आधे समय वो v1 से चले और आधे समय वो v2 से चले। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन जनरल साइंस में उठा के पूछते हैं, और कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 का जो अंतर है वो एकदम ध्यान से याद कर लेना कि पहले वाले में आधी दूरी थी और दूसरे वाले में आधा समय और आधा समय था, ये इन दोनों में अंतर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। चलिए अब इसमें एक चीज और हमारे काम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है उसको भी अपन नोट कर लेते हैं। जब हमसे जनरल साइंस के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो वो कई बार तो जो है किलोमीटर प्रति घंटे में चाल को प्रदर्शित करता है और कई बार मीटर प्रति सेकेंड में चाल को प्रदर्शित करता है। हमें जरूरत के हिसाब से इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है और इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है भाई, ये दे रखा है इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और ये दे रखा है इसको कन्वर्ट करना पड़ सकता है, किसी को भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखते जाना। पहले मैं एक किलोमीटर प्रति घंटे की बात करता हूँ कि मुझे किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से देखो, किलोमीटर को मीटर में बदल लो तो कैसे बदला जाएगा, ये 1000 मीटर लिखा जाएगा, और घंटे को सेकंड में बदल लो तो ये लिखा जाएगा 60 गुणा 60, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, ये कितना आया 10/36 मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटे को यदि आपको चेंज करना हो तो ये कट जाएगा, 2 से फिर काटेंगे तो ये 5 और 18,
तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देना, और यदि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी काम आता रहता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक हमने चाल को कंप्लीट कर लिया। अब आती है बात कि वेग क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं वेग। तो पहले इसको अपन क्लियर कर लेते हैं और फिर चलते हैं वेग पर। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है अपना वेग। चाल मुझे जो है जितने भी टाइप के क्वेश्चन जनरल साइंस में बनते हैं वो मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। चाल की परिभाषा हमने लिखी है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिखे हैं। चलिए अब लिखते हैं वेग को, पढ़ते हैं। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है भाई। अब ये वेलोसिटी क्या चीज है, इसकी क्या डेफिनेशन है, पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन है विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है कि ये एक सदिश राशि। ऊपर जो हमने लिखा था चाल, मैं यदि बताना भूल गया तो आप वहां नोट करना कि चाल जो है वो क्या है, अदिश राशि है, और वेग क्या है, सदिश राशि है। यानी कि आपको मान के साथ साथ किस चीज का भी दिया हुआ होगा, दिशा का भी वहां पे वैल्यू, दिशा भी है वहां दी हुई होगी, और आप कैलकुलेट भी करते हैं तो आपको मान के साथ साथ दिशा को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए, सदिश राशि है, चाल के मात्रक की तरह ही। ऊपर मैंने मात्रक इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो दोनों का सेम ही होता है। इसका जो मात्रक होता है वो भी मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। क्या सूत्र बनता है इसका, तो वही इसको भी मैं जो है वो संकेत, तो इसका भी मैं वेग भी लिखूंगा, लेकिन चूंकि वेग है तो ये सदिश राशि है। और मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ कि सदिश राशि के ऊपर इस तरह का एरो लगाया जाता है ना। तो वी सिंपल जब जब भी लिखूं इसका मतलब वो चाल है, और वी के ऊपर वेक्टर लगा के जब भी लिखूं इसका मतलब वो वेग है। दोनों का सिंबल सेम ही काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया कि वेग जो है वो क्या हो गया, परिभाषा कहती है विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो ऊपर तो आ गया विस्थापन में परिवर्तन, और नीचे आ गया लगा समय। यानी साधारण भाषा में इसको अपन लिखें तो अपन सीधा लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय है। वेग क्या है, विस्थापन बटा समय। अच्छा, चाल जो है वो वेग बटा समय, सॉरी, चाल जो है वो दूरी बटा समय, और वेग जो है वो विस्थापन बटा समय हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी दे देता हूँ। हमने शुरुआत में, मतलब दूसरी क्लास में, जब हमने दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा की थी, कि दूरी और विस्थापन के बारे में एक बात की थी, वो ये की थी कि दूरी का मान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। चूंकि दूरी से बनती है चाल, तो जाहिर सी बात है जब दूरी, तो चाल का सूत्र क्या है भाई, एक सेकंड के लिए यहाँ पे देखो, तो दूरी बटा समय, तो समय की तो कोई बात ही नहीं, समय तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसको तो यहाँ से अपन हटा ही देते हैं। अब रही बात की दूरी को डिसाइड, दूरी बनाने, सॉरी, इसको चाल बनाने में जो सारा काम है वो किसका है, दूरी का है। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से समझते जाना। मैं ये कह रहा हूं कि दूरी के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो जीरो नहीं हो सकती, तो दूरी से बनने वाली चाल जो है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो भी जीरो नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, दूरी से ही तो चाल बनी है, जब दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती तो चाल भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इससे बनने वाला जो वेग है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। लेकिन चाल ऐसा नहीं हो सकती, चाल हमेशा धनात्मक ही होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। और वेग धनात्मक हो सकता है जी, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे, चल के वापस वहीं पहुंच गया तो कोई पूछे कि बताओ इस अंतराल में इसकी वेग क्या है, तो वेग तो चूंकि इसका विस्थापन जीरो हो गया तो वेग भी जीरो। क्लियर इतनी बात।
तो ये विस्थापन और वेग की कहानी है। हालांकि वेग में आपको वेग में जो विस्थापन बटा समय लगाना है और चाल में जो है वो दूरी बटा समय लगाना है, ये इन दोनों में अंतर है। जो जो चीजें इनके सूत्र में अंतर आ रही है वो मैंने समझा दी कि दूरी प्लस माइनस नहीं प्लस हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। इस आधार पे चाल भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और चूंकि विस्थापन जो है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो इससे बनने वाली जो राशि है वो है वेग। तो वो भी पॉजिटिव हो सकती है, वो भी नेगेटिव हो सकती है, वो भी जीरो हो सकती है। ये इन दोनों में एक अंतर है। इस स्टेटमेंट को आप बड़े ध्यान से समझना। वो इसलिए समझना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो सही और गलत वाले में आते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इस तरह के आते हैं। मैं इसके क्वेश्चन उठाऊंगा अभी, जब लास्ट में अपन क्वेश्चन करेंगे तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी पढ़ेंगे, और अच्छे कॉन्सेप्ट के अपन क्वेश्चन भी इसमें उठा के पढ़ेंगे। तो ये हो गया भाई वेग और चाल। अब आते हैं कि आपने वेग के बारे में शुरू में दो डिस्क्रिप्शन पढ़े थे। सूत्र लिख देता हूं पहले तो मैं इसका, कि ये विस्थापन बटा समय को कैलकुलेट करवाएगा। आपको जो पहले जो जितने भी दे रखे थे उसमें दूरी चाहिए थी, और अब आपको क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। लेकिन हमने ये बात की है कि ये भी दो प्रकार का होता है, तो दोनों प्रकार पढ़ लेते हैं। एक तो औसत वेग हो सकता है, और एक तात्क्षणिक वेग हो सकता है। औसत वेग की क्या डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है जो औसत चाल की डेफिनेशन थी। किसी निश्चित समयांतराल में 9 बजे से लेकर 10 बजे, 1 घंटे में, 5 घंटे में, इस तरह का अंतराल दिया हुआ हो और आपसे वेग कैलकुलेट करा हो तो औसत वेग। और यदि निश्चित क्षण पर, वही एग्जांपल है, निश्चित क्षण पर यदि आपको पूछे कि वेग का मान क्या है तो वो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। तो वही परिभाषा है, इसमें कोई विशेष नहीं है, तो फटाफट इसको बता देते हैं। तो निश्चित समयांतराल में यदि पूछे, निश्चित समयांतराल में वेग है, और ये क्या है, तात्क्षणिक वेग, निश्चित समय पर वेग है। ये ध्यान रखना कि वेग सदिश राशि है, इसमें दिशा भी शामिल होती है ना, और ऊपर वाले में ये सब परिभाषाएं थी लेकिन वहां दिशा नहीं थी। निश्चित समय अंतराल में पूछे तो वो औसत वेग, और तात्क्षणिक किसी निश्चित समय पर पूछे तो वो तात्क्षणिक वेग। हालांकि चूंकि तात्क्षणिक चाल की तरह मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि तात्क्षणिक वेग की मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी अवकलन से होती है, वो भी आपसे यहाँ नहीं पूछी जाती। तो फिर हमसे यहाँ क्या पूछा जा सकता है, दोनों से रिलेटेड हमसे इनकी दिशाओं से संबंधित बात पूछी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मान लीजिए आप। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, औसत वेग की दिशा, औसत वेग की दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है। एग्जाम्पल के तौर पे चलो बना देते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था, ऐसे घूम फिर के वो यहाँ चला गया, लेकिन हमसे तो विस्थापन जानना है। तो विस्थापन के बारे में हम बात यही कर चुके हैं कि प्रारंभिक यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, ये विस्थापन की दिशा हो गई, ये वाली। तो जिधर विस्थापन की दिशा आ रही है वही हमारा औसत वेग की दिशा भी होगी। किसकी वेग दिशा होगी, औसत वेग की दिशा होगी। सिंपल सा लॉजिक। औसत वेग की दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है, जिधर विस्थापन उधर औसत वेग। लेकिन तात्क्षणिक के साथ ऐसा नहीं है, तात्क्षणिक के साथ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको तो हर एक क्षण पे चाहिए, और हर एक क्षण पे देखो इसकी पोजीशन बदल रही है, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, क्षण पे तो इसकी पोजीशन बदल रही है, उस आधार पे दिशा भी बदलेगी। देखो क्या है, तात्क्षणिक की दिशा यदि हमने से कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में पूछे तो याद रखना, तात्क्षणिक वेग की दिशा, तात्क्षणिक वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अब ये स्पर्श रेखा कहां से लाएंगे, वहीं से लाएंगे जहां से सारा काम चल रहा था। वो व्यक्ति यहां से शुरू करके यहां जाना था और ऐसे ऐसे गया था। चलो इसको थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। यहां से गया था, इस तरह से घूम फिर के यहां पहुंचा,
तो यदि कोई पूछे कि इस बिंदु पर, तात्क्षणिक तो ये फिक्स समय हो गया, इस बिंदु पर इसके वेग की दिशा क्या होगी, तो इस बिंदु पे वेग की दिशा इधर होगी। कौन से की, तात्क्षणिक वेग, जिसको v इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, VINT लिखते हैं, ये तात्क्षणिक वेग है, इसका सिंबल है v, सदिश लगा दो। यदि कोई पूछे कि यहाँ इस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होगी, तो इस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा ये होगी। कोई पूछे कि इस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होगी, तो इधर होगी तात्क्षणिक वेग की दिशा। जिधर स्पर्श रेखा होती है, गति के वक्र में जाएंगे, जिस वक्र से वो गति कर रहा है, जिस बिंदु पे तात्क्षणिक वेग के बारे में चर्चा हो रही है, उस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, वही स्पर्श रेखा उस बिंदु पर यानी उस समय पर तात्क्षणिक वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। सिर्फ इसी बात को समझने के लिए हमने इसकी कैटेगरियां डिफाइन की। लेकिन आपसे यदि न्यूमेरिकल एनालिसिस पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको सिर्फ औसत वेग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तात्क्षणिक वेग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको तात्क्षणिक वेग की दिशा, जो कि एक थ्योरी का पार्ट है, वो पूछी जा सकती है। तो मैं एक ब्रीफली आपको ये बता दूं कि वेग की परिभाषा क्या लिखी थी। विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी विस्थापन बटा समय, सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड मान होता है, ठीक है। सूत्र इसका हो गया विस्थापन बटा समय। दो प्रकार की होती है पहले की तरह, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग का मतलब क्या है, आपको एक निश्चित समय अंतराल में यदि वेग कैलकुलेट करवा रहा, तो औसत वेग, और एक निश्चित समय पर कैलकुलेट करवा रहा है, इसका एग्जांपल मैंने ऊपर दिया। निश्चित समय पर यदि कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, तो वो हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। और चूंकि ये सदिश राशि है, इसलिए औसत वेग की दिशा की जानकारी हमें अलग से चाहिए और तात्क्षणिक वेग की दिशा की जानकारी हमें अलग से चाहिए। औसत वेग की दिशा की जानकारी क्या होगी, जिधर विस्थापन होता है, जो दिशा विस्थापन की होती है, वही दिशा औसत वेग की होती है। और तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होती है, जिधर स्पर्श रेखा, आप गति के वक्र पे गए, और यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको गति से संबंधित ग्राफ आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं आगे ग्राफ को डिटेल में एनालिसिस भी करूंगा, एक पूरी ग्राफ जो है वो मैं ग्राफ के बारे में ही बनाऊंगा, और उसके बारे में जितने भी गति से संबंधित 9th और 10th के लेवल, जो आपके जनरल साइंस के लेवल तक का पार्ट है, उसमें ग्राफ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हमसे पूछे जाते हैं, उन सबका अपन ग्राफ का अध्ययन वहां करेंगे। तो हम गति के ग्राफ पर गए, जिस बिंदु पर हमसे तात्क्षणिक वेग की दिशा पूछी गई है, उस बिंदु पर गए, वहां पे हमने स्पर्श रेखा खींची, जिधर वो स्पर्श रेखा आई, वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर यानी उस समय पर तात्क्षणिक वेग की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर यह बात और ध्यान रखना, डायग्राम से ये समझ में आ रहा है कि औसत वेग की एक ही दिशा होती है, लेकिन तात्क्षणिक वेग की दिशा प्रतिक्षण बदलती रहती है। इस बात को और लिख लो, औसत वेग की दिशा नहीं बदल रही भाई, चाल के पास तो दिशा होती नहीं, दिशा के बारे में जानकारी हमने यही पढ़ी है। औसत वेग की दिशा परिवर्तित नहीं होती, गति के दौरान औसत वेग की एक ही दिशा रहती है। तो ये बात यहाँ लिख लेते हैं, गति के दौरान, गति तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि अंतराल देने का मतलब है जहां से शुरू किया था जहां तक गया वो अंतराल दे दिया, गति कंप्लीट हो गई, उसके बाद में तो कुछ चेंज हो नहीं सकता। तो गति के दौरान औसत वेग की दिशा परिवर्तित नहीं होती, मतलब एक ही रहती है। लेकिन भाई साहब इधर आते हैं, तात्क्षणिक वेग की दिशा प्रतिक्षण बदलती रहती है, हर एक क्षण पे बदल रहती है। देखो यहाँ पे बदल रही है, इधर जो है वो इधर आ रही है ना, हर दिशा में, यहाँ पे खींचे तो इधर आएगी, यहाँ पे खींचे तो इधर आएगी, हर क्षण बदल रही है। तो तात्क्षणिक वेग की दिशा प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। यदि आपसे मैं आपको बताऊं कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा ना, तो वो इसका एक ही प्रकार का क्वेश्चन डिजाइन करता है, वो होता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। इस तरीके के 4 कथन दे देंगे, सही या गलत कथन को छांटना आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड सारी बातें हो गई, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे इस क्लास में हमने गति की चर्चा की है, गति के बारे में अध्ययन किया है, इसमें हमने चाल और वेग को डिस्कस किया है, यानी कुल 4 चीजें डिस्कस की है। औसत चाल डिस्कस की है, तात्क्षणिक चाल डिस्कस की है, औसत वेग डिस्कस किया है, तात्क्षणिक वेग डिस्कस किया है। चाल के पास दिशा नहीं होती, इसलिए वहां हमने सिर्फ सूत्र की बात की है, दूरी बटा समय।
और वेग के पास दिशा होती है, इसलिए सूत्र के साथ साथ हमने इसकी दिशा की भी बात की है। दो प्रकार की थी तो दोनों की दिशाओं की अलग अलग बात की। तो ये आज की क्लास है। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में।